हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की या मूर्ति कला की जानकारी हो, आपको सारी डिटेल में जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहाड़ी शैली के विषय में। आपको बताने वाली हूँ मैं पहाड़ी शैली के विषय में। पहाड़ी शैली जो कि हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में प्रमुख चार क्षेत्रीय केंद्रों में से जो कला हमारी बांटी गई थी क्षेत्रगत आधार पर, उसमें जो एक क्षेत्र था वो पहाड़ी शैली का बांटा गया था, जिसमें कुछ केंद्र आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उनके केंद्र हैं जैसे कांगड़ा, बसौली। इन सभी के विषय में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज की वीडियो में पहाड़ी शैली के उद्भव, उद्गम, कौन सा केंद्र इसका उद्गम है, कौन से केंद्र से इसका आरंभ हुआ, कहाँ पर इसका चरम हुआ, ये सब बताते हुए आपको बसौली शैली के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बसौली शैली के चित्रकार, बसौली शैली के चित्र, बसौली शैली के कौन से चित्र कहाँ संग्रहित हैं, चित्रों को दिखाते हुए आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। मुगल शैली तक, प्रागैतिहासिक काल से लेके मुगल शैली तक हमने आपको पूरा डिटेल में वीडियो दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जब हम पहाड़ी शैली देखते हैं, जब नाम आता है पहाड़ी शैली, तो पहाड़ी शैली का समय सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, किसी भी शैली को पढ़ रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि कितने समय से कितने समय तक रही। तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, पहाड़ी शैली का समय क्या रहा, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। यहाँ पर क्या रहता है, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी इसका समय रहा। अब अगला है कि पहाड़ी शैली का जन्म किन दो शैलियों को मिलाकर हुआ। तो यहाँ याद रखो, पहाड़ी लोक कला तथा मुगल कला। पहाड़ी लोक कला तथा मुगल कला को मिलाकर पहाड़ी शैली का जन्म होता है। किनको, पहाड़ी लोक कला और मुगल शैली के मिश्रण से जिस जिस शैली का निर्माण हुआ वो आपकी पहाड़ी शैली कहलाई। देखिए, जो भी मध्यकाल में शैलियां हैं ये सभी किसी न किसी के मिश्रण से बनी है, कोई ना कोई दो शैलियों को मिलाकर बनाई गई है। अभी लास्ट वीडियो हमने आपको मुगल शैली की दी थी, तो यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आप कमेंट में बताइए कि मुगल शैली किन दो शैलियों के मिलने से बनी थी। और वही राजस्थानी, जैसे आपकी राजस्थानी ईरानी और अपभ्रंश शैली के मिश्रण से, या मुगल और अपभ्रंश शैली के मिश्रण से राजस्थानी शैली बनती है, तो ऐसे ही मुगल शैली का भी निर्माण किन्हीं दो शैलियों के मिश्रण से हुआ था, ये आपको बताना है। हमने पहाड़ी शैली का आपको बताया। पहाड़ी शैली का जन्म कब होता है, तो पहाड़ी शैली का जन्म 1760 ईस्वी में गुलेर में हुआ था। इसके अनुसार तो आपका 18वीं सदी हो जाना चाहिए। भाई क्वेश्चन तो लाजमी है, वाजिब है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि पहाड़ी शैली का जन्म माना कि 1760 में हुआ, लेकिन इससे पहले बूंदी शैली जो, सॉरी, आपका जो बसोहली शैली थी, बूंदी तो आपकी राजस्थानी में आती, जो बसोहली शैली थी वहां पर लोक कला में काम हो रहा था, तो उसके आधार पर इसे 17वीं शताब्दी मान लिया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सी शताब्दी, तो 17वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी शैली का चरम काल या स्वर्ण काल या चरम विकास किसके समय में रहा या किस समय में रहा, तो 19वीं शताब्दी आ जाएगा, 1850 ईस्वी। क्या, 19वीं शताब्दी में 1850 ईस्वी में आपकी पहाड़ी शैली का आपका चरम काल रहता है, या हम कह सकते हैं उत्कर्ष काल रहता है, या सबसे अच्छी स्थिति में कहां पर थी, तो आपको याद रखना है पहाड़ी शैली जो थी सबसे अच्छी स्थिति में 1850 ईस्वी में थी। इसे अन्य किस नामों से जानते हैं, आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कि इस शैली को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, इसे नारी सुषमा शैली कहा जाता है, दृश्य प्रधान शैली कहा जाता है, हिमांचल शैली कहा जाता है, हिमांचल चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। और अगर ये कोई भी ऑप्शन में ना हो तो आप किसे लगाएंगे, इसका एक केंद्र है जिसके नाम से इसे जाना जाता है, आप भी कमेंट में बताइएगा। तो आपको इसे कांगड़ा शैली लगा देना है। अगर आपको ये कोई अन्य नहीं मिल रहे हैं तो कांगड़ा शैली ऑप्शन में होने पर आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे अच्छा केंद्र, सर्वश्रेष्ठ केंद्र कांगड़ा रहा। अब हम थोड़ा सा पहाड़ी शैली के विषय में जान लेते हैं। ये तो मोटी मोटी चीजें हो गई जो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से दिला सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीजें बताई। अब थोड़ा सा आप पहाड़ी शैली के बारे में जान लीजिए
क्या हुआ कि जैसे मैंने पिछली क्लास में औरंगजेब की ही क्लास ली थी, औरंगजेब की काल की कला की, तो जब 17वीं शताब्दी में औरंगजेब अपनी कट्टरता के कारण चित्रकारों को भगा देता है, अपने दरबार से निकाल दिया, उसने कहा जाओ भगो, हमें कलाकारों की जरूरत नहीं है, हमें चित्रकारों की जरूरत नहीं है, हमें योद्धाओं की जरूरत है। तो अब भाई चित्रकार तो हो गए भाई आश्रयहीन। तो आश्रयहीन हो गए क्योंकि उनको आदत थी आश्रय में रह के काम करने की, तो वो फिर किसी का आश्रय ढूंढेंगे। तो औरंगजेब की कट्टरता और चित्रकला के प्रति उदासीनता, उदासीनता क्या, जब वो कला को महत्व ही नहीं दे रहा तो वो चित्रकारों को क्यों रखता। अब उसने निकाल दिया इन लोगों को, और ये सब कलाकार कहाँ है, आश्रयहीन हो गए। तो अब आश्रय के बिना इनका काम नहीं चलना, जैसे कहते हैं ना किसी चीज की आदत पड़ जाती है, तो उनको भी भाई आदत हो चुकी थी। तो वो आश्रय की खोज में सबसे पहले कहाँ पहुंचे, जम्मू व पंजाब की पहाड़ियों में पहुंचे। तो ये याद रखना है आपको, कहाँ पहुंचे, तो सर्वप्रथम कहाँ आते हैं, जम्मू और पंजाब की पहाड़ियों में ये पहुंचते हैं। ठीक है, पंजाब और जम्मू की पहाड़ियों में ये पहुंचते हैं, और वहां के राजाओं के पास शरण लेकर चित्रण कार्य करने लगे। अब भाई जब वहां पहुंचे तो वहां पर जो राजा, जम्मू में जो राजा काम करते थे, जो पंजाब में उस समय राजा थे, राज्य करते थे, उन्होंने इनको शरण दी और चित्रण कार्य करवाने लगे। अब क्योंकि ये मुगल शैली में काम किए हुए चित्रकार थे, तो इनके चित्रण पर प्रभाव किसका था, या इनकी तकनीकी क्या थी, मुगल थी। और ऐसा नहीं था कि पहाड़ी राजाओं के यहाँ चित्रण नहीं हो रहा था, अगर चित्रण नहीं होता तो वो इसके प्रति रुझान कैसे उनके अंदर होता, या वो कैसे इसको प्रोत्साहन दे सकते थे। तो वहां पर भी कुछ काम हो रहा था, मतलब कुछ काम तो हो रहा था। अब उनको आश्रय मिला, तो हमारी जो पहाड़ी लोक कला थी और मुगल शैली थी, इनका मिश्रण हो गया, तो उसे क्या कहा गया, पहाड़ी शैली कहा गया। ठीक है, इन पहाड़ी रियासतों में विकसित चित्रकला को क्या कहा गया, पहाड़ी कला कहा गया, पहाड़ी शैली कहा गया। तो ये क्लियर हो गया पहाड़ी शैली किसे कहा गया, जो औरंगजेब के दरबार से, जो मुगल चित्रकार थे औरंगजेब के दरबार से निष्कासित किए जाने के बाद आपके पहाड़ी शैली में आए, और कहाँ आए, तो जम्मू और पंजाब की पहाड़ियों में आए। क्योंकि यहाँ पर कुछ जम्मू के चित्रकार खुद काम कर रहे थे, और ये पहाड़ी चित्रकार इन्होंने मिलकर काम किया, और जब इन्होंने काम किया तो एक नई शैली बनी, वो कौन थी, वो पहाड़ी शैली बनाई गई। ठीक है, पहाड़ी शैली के नाम से जानी गई। तो ये तो हो गई आपकी पहाड़ी शैली की उत्पत्ति की बात। अब इसे मुगल कलाकार और मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर जन्म दिया। क्वेश्चन आ जाए कि पहाड़ी शैली को किसने जन्म दिया, तो याद रखो मुगल कलाकार और मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर पहाड़ी शैली को जन्म दिया। ठीक है, क्योंकि वो बाहर से आए थे और ये तो यहाँ पहले से ही थे, है ना। तो इन दोनों ने मिलकर पहाड़ी शैली की उत्पत्ति की या जन्म दिया। देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी मैंने बताया 1760, कई स्थानों पर 1760 मिलता है, और कुछ स्थानों पर 1700, कुछ किताबें जो बहुत हम कह सकते हैं प्रमाणित किताबें हैं, उनमें 1700 मिलता है। यहाँ से इस आधार पर 17वीं शताब्दी कह दिया जाता है। वैसे गुलेर से माना जाता है इसका जन्म 1760 से। जब गुलेर की बात आए तो 1760, अगर टाइम की बात आए तो 1700 से 19वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी मतलब 1700 से आपके 1900 तक ये शैली चली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल अगर हम उसका हम कहें ग्रांड टोटल करें तो इस तरीके से पूरा निकल के आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या आता है पेपर में, जो आता है वो है चित्रण विषय। चित्रकार का चित्रण विषय क्या रहा, यह भी पूछा जाता है। तो पहाड़ी शैली में वैष्णव धर्म की प्रधानता रही। वैष्णव धर्म, जैसे आप देखते हैं भगवान विष्णु से संबंधित जितना चित्रण है वो वैष्णव धर्म के अंतर्गत आता है, इसकी प्रधानता रही, जो रीतिकालीन काव्यों व भक्तिकालीन काव्यों से निकली हुई है। रीतिकालीन हिंदी साहित्य में दो काल चले, एक तो जैसे हमारा प्रागैतिहासिक काल बांटा गया, ऐसे ही हिंदी साहित्य को आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल के रूप में बांटा गया। ठीक है, भक्ति काल और फिर आधुनिक काल, तो ये तीन भाग थे। तो आदिकाल से हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ कुछ बना नहीं। अब रीतिकालीन जो साहित्य था, इसमें जो राजा थे उनके दरबार में कवि रहा करते थे। जैसे हमारी मुगल काल में, मुगल शैली में दरबार में चित्रकार रहते थे, ऐसे उनके दरबार में कवि रहा करते थे, और वो राजा की इच्छा अनुरूप कार्य करते थे, इच्छा अनुरूप लेखन कार्य भी करते थे, मतलब लिखते भी उनके मन से थे। तो वो रीतिकालीन काव्य कहलाया, मतलब एक रीति के अनुसार, और ऐसा कि जैसे ग्रंथों में दे रखा है इसी के अनुसार ऐसे काव्य लिखना है, तो वो ऐसे लिखते थे। और उसका चित्रण कहाँ हुआ, वो भी अब राजाओं को की महिमा को वर्णन करने के लिए उन्होंने कृष्ण को आश्रय बनाया, कृष्ण के लिए लिखे। तो उनका जो है रीतिकालीन और भक्तिकालीन, आपका जितना राम कृष्ण से संबंधित भक्तिकालीन साहित्य जिसमें सूरदास, तुलसीदास, ये सब आते हैं,
इनके साहित्य को जो है भक्तिकालीन साहित्य कहा गया, इसका चित्रण किया गया। रीतिकाल में केशव की रसिक प्रिया आ जाती है, बिहारी सत्सई आ जाती है, इन सब का चित्रण हुआ। भक्तिकाल में सूरदास की सूर सागर आ जाती है, तुलसीदास की रामचरितमानस आ जाती है, रसखान की कविताएं आ जाती हैं, मीरा की कविताएं आ जाती हैं। तो इन सभी का चित्रण कहाँ हुआ, तो आपके पहाड़ी शैली में हुआ है। मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र पहाड़ी शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्लियर, रीतिकालीन और भक्तिकालीन काव्यों से निकली हुई जो वैष्णव का धर्म की शाखा थी, हम कहें वैष्णव धर्म था, इसका चित्रण हुआ। रीतिकालीन साहित्य इसमें बहुत प्रमुख है। केशव की रसिक प्रिया आप देखो, आगे चल के गीत गोविंद देखो, ये सब जो है ये चित्रित हुए, जिसमें रीतकालीन साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। तथा 12 मासा, नायक नायिका भेद, संयोग वियोग, रागमाला, इन सब का भी चित्रण हुआ। 12 मासा का 12 महीनों का चित्रण, जो आपके हिंदी के 12 महीने हैं जिनका चैत्र से आरंभ होकर फाल्गुन पे इनकी समाप्ति होती है, इनका चित्रण भी हुआ। नायक नायिका का भेद का चित्रण हुआ। संयोग वियोग मतलब मिलन और वियोग दोनों का चित्रण हुआ। रागमाला का चित्रण हुआ। तो इस तरीके से यहाँ के कलाकारों ने बहुत सारे विषयों को चित्रित किया, जिनमें मुख्यतः वैष्णव धर्म है। एक चुनना हो तो वैष्णव धर्म है, काव्य चुनना हो रीतिकालीन काव्य है, अगर दो चुनने हो तो रीतिकालीन और भक्तिकालीन काव्य है। तो क्लियर, एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला एक और पॉइंट आता है पहाड़ी चित्रकला की, प्रेम की। पहाड़ी चित्रकला में क्या था, प्रेम की अभिव्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई प्रेम, राधा कृष्ण को जो चित्रित करेगा वो प्रेम तो चित्रित ही करेगा, है ना। कहते हैं कि राधा कृष्ण को आज भी आप देखें तो उनको प्रेम के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि बहुत से राजाओं को पहाड़ी शैली के, आपको आगे बताऊंगी कि उनको, किसी को कृष्ण बनने का बड़ा शौक था, किसी को कृष्ण की वेशभूषा पहन के नाचने का बड़ा शौक था। तो अब राधा कृष्ण के नाम को लगाकर राधा कृष्ण को के दृश्यों को चित्रित किया गया, जिसमें अब मेन क्या होगा, प्रेम की अभिव्यक्ति ही होगी। सबसे ज्यादा प्रेम को प्रदर्शित किया गया कहाँ, पहाड़ी शैली में। और एक चीज और बताऊं, सबसे सुंदर नारी का अंकन आपका पहाड़ी शैली में ही हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि सबसे ज्यादा श्रृंगारिक नारी का अंकन कहाँ हुआ है, आपको बताना है। देखिए अगर मेरी पिछली क्लासेस आपने ले रखी हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ आपको क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो निवेदिता आर्ट्स के नाम से है, उस पर मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसका जो है लिंक दे दूंगी चैनल का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पहाड़ी शैली की खोज की। देखिए पहाड़ी शैली के विषय में अगर बताने बैठ जाओ तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए आपको बहुत ज्यादा कहानियां नहीं सुना पाती, मैं बहुत लंबा नहीं खींच पाती, मैं मेन मुद्दे की बात करती हूँ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये हाँ तय है कि इसमें से बाहर से आएगा नहीं, इतने में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि हर सारे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं छोड़ती नहीं हूँ, ठीक है। पहाड़ी चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, क्वेश्चन आ जाए तो मेटकाफ ने की थी, कांगड़ा से। कहाँ से की थी, पहाड़ी चित्रों की खोज की थी, शैली की नहीं। यहाँ ध्यान रखना, इन्होंने कुछ चित्र खोजे और इन्होंने कहा कि ये उससे अलग है, राजस्थानी शैली से अलग है, क्योंकि बहुत टाइम तक राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली को एक माना जाता रहा। क्योंकि अब यहाँ राजस्थानी शैली को, पहाड़ी शैली को, मुगल शैली को, तीनों को एक माना जाता रहा। फिर धीरे धीरे अलग किया गया कि नहीं भाई ये अलग, ये अलग और ये अलग। तो अब राजस्थानी शैली से अलग अभी नहीं किया इन्होंने, लेकिन हाँ ये कहा कि ये चित्र कुछ अलग हैं। तो सबसे पहले इनकी खोज किसने की, मेटकाफ महोदय ने की, कांगड़ा क्षेत्र से। किससे, कांगड़ा क्षेत्र से की थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में आता भी है, तो याद रखना। अगला, अब पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम, पहाड़ी चित्रों की खोज है, यहाँ पर चित्रकला की नहीं। कुछ चित्र खोज लिए, लेकिन इन्होंने पूरा जखीरा खोज डाला। और 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि पहाड़ी शैली जो है आपकी अलग है ना। तो अब आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली की खोज की। पूरी शैली की खोज किसने की, तो आनंद कुमार स्वामी ने की। और चित्रों की खोज किसने की, तो मेटकाफ महोदय ने की। दोनों का अंतर याद रखना, चित्रों की और शैली में, दोनों में अंतर। एक तरीके से कई पॉइंट, इन्होंने कांगड़ा क्षेत्र से कुछ चित्र निकाले, बोले हाँ अलग है। अब आनंद कुमार स्वामी ने सारा पूरा विश्लेषण दे दिया और कहा कि ये शैली ही अलग है।
तो पहाड़ी शैली की खोज किसने की? तो आनंद कुमार स्वामी ने की। और कब की? तो 1910 ईस्वी में की। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको जो ये प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रश्न से आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोटा मोटी क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र, कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं, और सीधे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी शैली का केंद्र है, या कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ किस स्थान से संबंध रखता है, या किस प्रदेश से संबंध रखता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी। और कौन सा उद्गम है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन अंतिम है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको फिर इसको पढ़ने के बाद। यहाँ ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों की। सबसे पहले आता है बसोहली। सबसे नंबर 1 पर बसोहली क्यों रखा जाता है? यह लोक कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर में है। बसोहली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और इसका प्राचीन, ये सबसे प्राचीन शैली, अगर पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली है तो वो कौन सी है? आपकी बसोहली शैली है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये लोक कला शैली के नाम से भी जानी जाती है और सबसे प्राचीन शैली है। कौन सी है? तो बसोहली शैली है। सबसे प्राचीन पहाड़ी शैली की शैली बसोहली शैली है। दूसरा आता है गुलेर शैली। गुलेर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है और पहाड़ी शैली का उद्गम मानी जाती है। मतलब पहाड़ी शैली का आरंभ या उदय कहाँ से हुआ, या जन्म किस शैली से हुआ? तो गुलेर में पहाड़ी शैली का जन्म होता है, याद रखना। ठीक है, उद्गम क्या है? गुलेर है। फिर आता है कांगड़ा। कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह सर्वश्रेष्ठ है। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली, या हम कह सकते हैं सबसे अच्छी शैली क्या है? तो आपकी कांगड़ा शैली पहाड़ी की सबसे अच्छी शैली है। फिर आती है चंबा शैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, जिसे रूमालों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रूमालों की घाटी। अभी ये आगे आपको बताएंगे कि चंबा को रूमालों की घाटी क्यों कहा जाता है और इससे जुड़ी हुई क्या कहानी है या क्या चित्रण है, ये सारी चीजें आपको आगे बताएंगे। फिर आती है कुल्लू शैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। मंडी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ये स्थान भी इनके याद रखना आप लोग। गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ती है। गढ़वाल शैली अपनी एक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि गढ़वाल शैली में तिलक कैसे लगाए जाते थे, यहाँ आपसे क्वेश्चन है। फिर आता है जम्मू शैली, जो कि कश्मीर में है। जम्मू सीधे बताता है कि कश्मीर से है हम भाई। फिर नूरपुर शैली, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। नूरपुर आप लोगों को याद होना चाहिए कि नूर जहां के नाम पर ये बसाया गया था। इसके विषय में भी आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। फिर आती है सिख शैली, जो कि पंजाब की थी और पहाड़ी शैली की अंतिम शैली थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहाड़ी शैली की अंतिम शैली कौन थी? बताओ आप लोग कमेंट में। तो पहाड़ी शैली की अंतिम शैली आपकी सिख शैली थी, तो ये भी याद रखना। एक बिलासपुर शैली भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से है, और जसरोटा भी हिमाचल प्रदेश से है। तो ये 12 शैलियां हैं। और आपको यहाँ क्वेश्चन कितने, आप समझ लीजिए 12 क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई स्थान ही पूछ लेता है किस राज्य में पड़ता है, या सबसे प्राचीन शैली कौन है, या उद्गम स्थल कौन है, या सर्वश्रेष्ठ कौन है, या अंतिम शैली कौन है, या रूमालों की घाटी कौन है, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर कर दी मैंने। और एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल, जम्मू, नूरपुर, सिख, बिलासपुर और जसरोटा, ये 12 केंद्र आपके पहाड़ी शैली में हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर आपको राजस्थानी शैली की तरह वो नहीं मिलता कि यहाँ पर मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार है। लेकिन पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली के केंद्रों में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश के सारे केंद्र हैं, जो कि जिनमें गढ़वाल एक अलग है, इसे याद रखो, उत्तराखंड का है। जम्मू याद रखो, कश्मीर का है। और एक सिख शैली जो कि आपकी पंजाब की है। तीसरी जसरोटा, चौथी जो आपकी जम्मू से है। एक बसोहली जो कि जम्मू से है। बाकी शेष सभी जो है हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, तो इनको याद रखना। जम्मू की 3-4 है। और बसोहली याद रखना, बसोहली बहुत जल्दी हिमाचल पे जाते हो आप लोग, लेकिन बसोहली जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पहाड़ी शैली का पहला केंद्र, सबसे प्राचीन केंद्र बसोहली के बारे में। ठीक है, बसोहली शैली जिसे लोक कला के नाम से जाना जाता है और पहाड़ी लोक कला तथा मुगल कला से मिलकर
इसका जन्म हुआ। पहाड़ी लोक कला अपनी इसकी ओरिजिनल वो थी, हम कह सकते हैं इसकी अपनी पहचान थी, और ये मुगल कला से मिलकर जब बन जाती है तो बसोहली शैली के कहलाती है। क्या कहलाती है? बसोहली शैली ये कहलाती है। अब हम बसोहली के विषय में अगर हम बात करें तो बसोहली शैली कठुआ जिले में रावी नदी के किनारे पड़ती है। कठुआ जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, एक और मिलता है कि ये जसरोटा जिले में बसोली तहसील के अंतर्गत आता है। दो मिलते हैं कहाँ? जसरोटा। अब ये कठुआ में है, ठीक है, याद रखना। तो इसके विषय में पहले ये कहाँ पड़ता था? जसरोटा में पड़ता था। वर्तमान में ये कठुआ जिले में पड़ता है, रावी नदी के किनारे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? रावी नदी के किनारे पड़ता है। अब इसके बाद बसोहली राज्य की स्थापना की जब हम बात करें तो इसकी भोगपाल ने स्थापना की थी। राजा थे बसोहली के कौन? भोगपाल, ठीक है, जिनका समय क्या था? 765 ईस्वी इनका समय था। भोगपाल ने इसकी 765 ईस्वी के लगभग बसोहली राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। राज्य की स्थापना है, शैली की नहीं है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप। यहाँ पर कई चीजों का मैंने विश्लेषण दे दिया आपको कि राज्य की स्थापना किसने की, चित्रकला का आरंभ किसके समय में हुआ, चरम विकास किसके समय में हुआ। तो बसोहली शैली की या बसोहली चित्रकला का आरंभ किसके समय में हुआ, या शैली का आरंभ, तो राजा कृष्णपाल के समय में 1590 से 98 जिनका समय था, इनके समय में बसोहली शैली की कला का आरंभ होता है, बसोहली शैली का आरंभ होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप लोग। बसोहली शैली का चरम विकास किसके समय में हुआ, तो राजा कृपाल पाल के समय में हुआ, ठीक है। किसके समय में हुआ? कृपाल पाल के समय में हुआ, जिनका समय 1678 से 1693 ईस्वी था। तो अब एक चीज याद रखो भाई, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए क्या होता है? हम सबसे पहले भोग लगाते हैं। अब क्योंकि पहाड़ी शैली में मेन चित्रण विषय था कृष्ण, तो सबसे पहले भोग लगाया गया, तब आए कृष्ण। जब कृष्ण आए, भोग खाए, तो उन्होंने की कृपा। ऐसे आपको याद रहेगा, राज्य की स्थापना, आरंभ और चरम। तो कृपा करते हैं तभी किसी का चरम होता है। सबसे ज्यादा सुख कब मिलता है? जब भाई भगवान की कृपा हो जाए। तो जब कृपाल पाल के समय में कृपा हो गई तो बसोहली शैली बहुत अच्छी हो गई, और आपका ये चीज, ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा कि कोई भी डाउट नहीं होगा। भोगपाल ने स्थापना की बसोहली राज्य की, आरंभ हुआ कृपाल आपके कृष्णपाल के समय, और चरम विकास हुआ कृपाल पाल के समय। अगला, बसोहली शैली के कुछ अन्य संरक्षक राजा भी हुए जिन्होंने बसोहली शैली को संरक्षण दिया, जिनमें भूपति पाल, मेदिनी पाल, ठीक है, भूपति पाल, मेदिनी पाल, जीतपाल, महेंद्र पाल, कल्याण पाल, ये सारे शासकों ने बसोहली शैली को जो है हम कह सकते हैं संरक्षण प्रदान किया, मतलब काम करवाते रहे। लेकिन सबसे अच्छा जो चित्रण हुआ वो किसके समय में हुआ? तो आपके राजा कृपाल पाल के समय में हुआ। अगला जो पॉइंट है हमारा, बसोहली शैली का चित्रण विषय क्या रहा, क्या चित्रित किया बसोहली शैली के कलाकारों ने? तो एक चीज याद रखो, समकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति पर हमेशा कला का प्रभाव पड़ा है, और इसका प्रभाव जो है हमेशा कला पर भी पड़ा है। जो उस समय स्थिति होती है, जो उस समय परिस्थितियां होती है, उनका प्रभाव पड़ता है। और उस समय क्या था कि भगवान कृष्ण की आराधना हो रही थी, है ना। तो ये एक कारण है। वैष्णव धर्म का जैसे ही 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और उत्तरी भारत में इसका प्रारंभ होता है। अब यहाँ धीरे धीरे विकास हुआ, और यहाँ मुख्यतः केंद्र क्या रहा? वैष्णव धर्म रहा। अब मुख्य चित्रण विषय क्या रहा? वैष्णव धर्म। क्यों रहा? क्योंकि भाई देखिए, कला प्रभावित होती है उस समय की स्थिति से, यही कारण है कि इसका धर्म मुख्य क्या रहा चित्रण का? वैष्णव धर्म। और नायक नायिका भेद को चित्रित किया गया बसोहली शैली के चित्रकारों के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे चित्रित क्या किया होगा वैष्णव धर्म में, इन्होंने चित्रित किया होगा भगवान कृष्ण को गोप ग्वालों के साथ इन्होंने चित्रित किया, गोपियों के साथ चित्रित किया, कहीं माखन चुराते चित्रित किया, कहीं गोपियों के साथ आमोद प्रमोद में उनको, मतलब आमोद प्रमोद का मतलब हास परिहास करते हुए, उनके साथ बांसुरी बजाते हुए, यही सारी चीजों को इन्होंने चित्रित किया। रागमाला का भी चित्रण किया।
अब हम बसोहली शैली के चित्रित ग्रंथ देख लेते हैं कि किन ग्रंथों का चित्रण बसोहली शैली में हुआ है। तो सबसे पहले जो आता है रस मंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ग्रंथ गीत गोविंद और रस मंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको ध्यान ही रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा तो या तो रस मंजरी पूछा जाएगा या तो आपसे गीत गोविंद पूछा जाएगा। दोनों के पीछे कारण है क्योंकि पहला चित्रित ग्रंथ क्या है बसोहली शैली का, वो रस मंजरी है। ठीक है, सबसे पहला ग्रंथ जो हमें मिलता है जहां बसोहली शैली के उदाहरण मिलते हैं वो क्या है, रस मंजरी है, जिसका लेखक कौन है, भानुदत्त है। ठीक है, कौन है, भानुदत्त है। चित्रकार कौन था, तो देवीदास था। इसका चित्रकार कौन था, देवीदास इसका चित्रकार था। किसका, बसोहली शैली की चित्रित आपकी रस मंजरी का। ठीक है, इसका चित्रण किसके समय में हुआ, तो राजा कृपाल पाल के समय में इसका चित्रण हुआ। ठीक है, ग्रंथ की बात करेंगे तो बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है और ये रस मंजरी। बसोहली शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन है, ये रस मंजरी है आपका। इसके संग्रहों की भी बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ संग्रहित है ये भी ध्यान रखना। प्रथम कृति गोष्ठन संग्रहालय में है। दूसरी कृति जो है भारत भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन, यहाँ कला गायब है, तो भारत भवन आपका भोपाल में है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ भारत कला भवन। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में ये संग्रहित है। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में ये संग्रहित है। एक मिनट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी कृति इसकी तीन प्रतियां या तीन कृतियां हैं। दूसरी कृति जो है डोगरा आर्ट गैलरी और भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। प्रथम बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है। और तृतीय कृति कहाँ संग्रहित है, तो अहमदाबाद के संग्रहालय में संग्रहित है। अगला आता है आपका गीत गोविंद, जिसका चित्रकार कौन है, मानकू है। मानकू महिला चित्रकार थी। ठीक है, ये भी याद रखना। संग्रहालय क्या है, लाहौर संग्रहालय में संग्रहित है। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, दो स्थानों पर यह संग्रहित है। एक तो लाहौर संग्रहालय, दूसरा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला पॉइंट है बसोहली शैली के सबसे अच्छे चित्र हमें कहाँ मिलते हैं, तो गीत गोविंद में मिलते हैं, जो कि मेदिनी पाल के समय में चित्रित है। सबसे अच्छे चित्र किसके समय कहाँ मिलते हैं, तो गीत गोविंद में। बसोहली शैली का एक अच्छा उदाहरण हमें गीत गोविंद में मिलता है, जो कि मेदिनी पाल के समय में चित्रित है। अगला हमारा 12 मासा का चित्रण बसोहली शैली में हुआ है। रागमाला का चित्रण बसोहली शैली में हुआ है। भागवत पुराण का भी चित्रण बसोहली शैली में हुआ है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम बसोहली शैली के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। गिरि गोवर्धन, याद रखना, हमको गिरि गोवर्धन जयपुर में भी या उधर राजस्थानी शैली में भी मिला और यहाँ भी मिला। ठीक है, तो गिरि गोवर्धन आपका कहाँ है, बसोहली शैली में भी चित्रित है। कृष्ण के साथ गोपियां, ये चित्र मानकू ने बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माखन चोर, जो कि एनसी मेहता संग्रहालय गुजरात में संग्रहित है, ये भी याद रखना। माखन चोर चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उखल बंधन, यह भी चित्र इंपॉर्टेंट है। मिलन की बेला, यह भी चित्र इंपॉर्टेंट है। विरह से उत्कंठित नायिका, यह भी चित्र कहाँ का है, बसोहली शैली का है। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण, जो कि बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में रखा हुआ है, ये चित्र आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। यहाँ भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है और यहाँ से गोपियां उनकी ओर दौड़ी हुई जा रही हैं। तो बांसुरी बजाते हुए कृष्ण चित्र कहाँ है, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। संत नारायण स्वामी का जहांगीर के सामने विष पीने का चमत्कार, यह चित्र भी किसके समय में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है बसोहली शैली में इसका निर्माण हुआ है। अगला चित्र है विनोद राग, यह भी बसोहली शैली में निर्मित है। ये आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा होगा ये बसोहली शैली का है। मैंने आपको जयपुर शैली वाला भी दिखाया है चित्र। मैंने आपको बसोहली शैली का भी गिरि गोवर्धन दिखा दिया और मिस्किन के द्वारा बनाया गया चित्र जो है गिरि गोवर्धन, ये मैंने आपको एक दिन लाइव क्लास में बताया था, जहां पर मैं क्वेश्चन आंसर करा रही थी रात को 8 बजे। तो अब ये चित्र, ये आपका देखोगे हर जगह के गिरि गोवर्धन में अंतर है। जो आपका जयपुर वाला था उसमें हरे पहाड़ थे और थोड़ा सा पहाड़ प्लेन थी, है ना, उनपे थोड़ा बहुत पेड़ बने थे। जो आपका मिस्किन वाला था उसका पहाड़ बहुत ज्यादा उस पर वर्क किया गया था और इस तरीके से भूरे भूरे कागज को, मेनली पहाड़ को ही
वहां पर महत्व दिया गया था। अब यहाँ पर कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखा दिया और अन्य लोगों को लाठी लगाए हुए यहाँ पर दिखाया गया, और पहाड़ जो है थोड़े भूरे और कुछ काले रंग से बनाए गए हैं, और मेन चीज इसके हाशिए हैं, ये भी आगे बताऊंगी। अब बसोहली शैली के प्रमुख चित्रकार भी देख लेते हैं। नैन सुख, देवी डीन, गुलाम मोहम्मद, हरि सिंह, ठीक है, नरसिंह और रांझा, ये सब चित्रकार आपके बसोहली शैली में काम करते थे। कौन कौन? नैनसुख, देवीदास, गुलाम मोहम्मद, हरि सिंह, नरसिंह और रांझा, ठीक है, ये चित्रकार आपके बसोहली शैली में काम करते थे। अब बसोहली शैली की विशेषताएं भी देख लेते हैं। किसी भी शैली को पढ़ते हो और शैलियों को अलग करने का एक मुख्य जो है हम कहें स्रोत ही रहा है उनकी विशेषताएं या उनकी टेक्निक, है ना। तो यहाँ की आंखें जो थी वो कमल नयन बनाई गई। आप देखोगे यहाँ कमल की पत्तियों को भी देख सकते हो, इनकी आंखों को भी देख सकते हो। ये चित्र थोड़ा छोटा है तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बसोहली शैली में स्त्रियों की दो चार बालों की लटें जो है गालों पर लटकती हुई दिखाई गई हैं। जो स्त्रियों का चित्रण उन्होंने किया है उसमें जो है गालों पर दो चार बालों की लटें लटकती हुई दिखाई गई हैं। दृश्य चित्रण अलंकारिक हुआ है। जो दृश्य चित्रण हुआ है, जो दृश्य दिखाया गया, यहाँ देख लो आप लोग कितना अलंकारिक है। तो यहाँ हमने चित्र देख लिए कि कौन कौन से चित्र मिले हैं, जिनमें गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, ये सब देख लिया। यहाँ जब मैं आपको बताने वाली थी कि चित्रों में आप देखेंगे अलंकारिकता कितनी अधिक है ना। जो दृश्य चित्र बनाए गए, पेड़ों को देखें कितने अच्छे से सजाया गया है, कृष्ण के साथ यहाँ पर देखें तो इनको बहुत अच्छे से सजाया गया है। इसके बाद जब अगला देखते हैं तो क्षितिज को ऊंचा बनाया गया। जो भी क्षितिज बनाया गया बहुत पड़ोस में उसका चित्रण नहीं हुआ, मतलब दूर बनाया गया है, ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है। तोते के को प्रेम का प्रतीक बनाया गया और प्रेम के प्रतीक रूप में नायक नायिका का चित्रण किया गया। कई बार तोते और जो है मैना, तोता और मैना का चित्रण कर दिया और प्रेम के प्रतीक के रूप में उनका चित्रण किया है। आलेखन युक्त द्वार तथा खिड़कियां जालीदार बनाई गई। जो दरवाजे थे वो आलेखन युक्त थे, खिड़कियां जालीदार बनाई गई। कहीं ना कहीं इसका कारण था जो मुगल चित्रकार यहाँ पर आए थे वो यहाँ चित्रण कर रहे थे और वो इनसे प्रभावित थे, है ना। वो अपनी कला को लेके आए थे और मुगल शैली में आपको पता है कि जो है दरवाजों की खिड़कियां जालीदार बनती थी, चित्रण काफी अच्छा होता था। आलेखन युक्त द्वार खिड़कियों को बनाया गया। चटकदार रंग और प्राथमिक रंगों के साथ सोने चांदी रंगों का प्रयोग भी आपके बसोहली शैली में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है, हाशिए यहाँ लाल रंग से बनाए गए और सादे बनाए गए, रंगीन नहीं बनाए गए। मैंने आपको चित्रों में दिखाया, हाशिए बिल्कुल लाल रंग से और प्लेन बने हुए हैं। आप बैक जाके चित्र देख के ये चीज समझ सकते हैं। बसोहली शैली जो है ये रंग प्रधान शैली थी और कांगड़ा रेखा प्रधान शैली थी। यहाँ क्वेश्चन सीधे बन जाता है कि बसोहली शैली क्या प्रधान थी, तो आपको याद रखना है रंग प्रधान थी और कांगड़ा शैली जो क्या थी वो रेखा प्रधान थी। कुछ स्मरणीय तथ्य भी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। बसोहली में रसिक प्रिया का चित्रण नहीं हुआ है। रसिक प्रिया का चित्रण कहाँ नहीं हुआ है, तो बसोहली शैली में रसिक प्रिया का चित्रण नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखना। बसोहली शैली के चित्र कहाँ हैं, तो मोस्टली पंजाब के संग्रहालय में रखे हुए हैं। इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। बसोहली के राजा कृपाल पाल का प्रिय काव्य ग्रंथ क्या था, तो रस मंजरी इनका प्रिय काव्य ग्रंथ था। बसोहली में 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया गया है। बसोहली में ये आगे आपको बताऊंगी भी, फिलहाल एक चीज ध्यान रखना, बसोहली में नायिकाएं 3 प्रकार की हैं और कांगड़ा में उनकी 8 प्रकार की अवस्थाओं का अंकन किया गया है। 3 प्रकार की नायिकाएं जिनमें कौन कौन सी होती हैं, स्वकीया, परकीया और एक सर्वप्रिया। सर्वप्रिया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, स्वकीया, परकीया और सर्वप्रिया। अगला, कांगड़ा शैली में जो स्थान संसार चंद को है वही स्थान बसोहली शैली में कृपाल पाल का है। जो स्थान संसार चंद का कांगड़ा शैली में, मतलब कांगड़ा शैली का चरम उत्कर्ष, चरम विकास जो भी होता है वो संसार चंद के समय में होता है और कांगड़ा में किसके समय में होता है, कांगड़ा में जो भी होता है वो आपके संसार चंद के समय में होता है और बसोहली में तो कृपाल पाल के समय में होता है। यही कारण है जो स्थान कांगड़ा में संसार चंद का है वही स्थान बसोहली में कृपाल पाल का है। बसोहली शैली में चित्रों को चमकदार बनाने के लिए उन पर सोन किरवा नामक कीटों के पंखों का, एक कीट होता है जिसके पंख बहुत चमकीले होते हैं, तो अगर उन्हें स्वर्ण रंग दिखाना था या चमकदार करना था तो उन्होंने
सोनकिरवा नामक कीट के पंखों का प्रयोग किया है। रस मंजरी किसका प्रिय ग्रंथ था? तो कृपाल पाल ने रस मंजरी का चित्रण करवाया, आपको मैंने बताया ही था, और इन्हीं का ये प्रिय ग्रंथ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगला एक पॉइंट, कुछ तथ्य और हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इनसे क्वेश्चन पूछे कम जाते हैं या ना के बराबर, लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं। 1930 ईस्वी में जब श्री जेसी फ्रेंच ने पंजाब की पहाड़ियों का भ्रमण किया तो उनको बसोहली शैली के चित्र, ठीक है, उदाहरण जैसे चंबा, मंडी तथा सुकेत नामक नगरों से प्राप्त हुए, जैसे अलग अलग स्थानों से बसोहली शैली के समान चित्र प्राप्त हुए थे, ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने इन चित्रों का विवरण इस प्रकार दिया, इन्होंने कहा इस चंबा संग्रहालय में कई राजाओं के व्यक्ति चित्र हैं जो कांगड़ा स्कूल के नहीं माने जाते हैं, चंबा के संग्रहालय में, ठीक है, बल्कि स्थानीय कलाकारों के माने जाते हैं, मेनली मतलब चंबा के। इन चित्रों की शैली बसोहली के चित्रों की शैली के समान है, बसोहली की नहीं है, बसोहली के चित्रों के समान, मतलब यहां से साम्य रखते हैं। अब अगला एक पॉइंट और है कि बसोहली शैली के चित्र पंजाब की विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। बसोहली शैली के कई चित्र हरिपुर, गुलेर के राजा बलदेव सिंह, लंबाग्राम के राजा ध्रुवदेव चंद, नादौन के राजा मियाँ देवी चंद के संग्रहालय में भी सुरक्षित हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इस शैली के कुछ चित्र वजीर करतार सिंह, वाशा, बजीरान, नूरपुर, राजा रघुवीर सिंह सांगरी के संग्रहालयों में भी संग्रहित हैं। तो ये हमारी चित्रों के संग्रह की बात हो गई। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। पहाड़ी शैली का आरंभ हो चुका है आज की वीडियो में। आपको अगली वीडियो में गुलेर और कांगड़ा की कला का डिटेल में मैं बताऊंगी, कला के से संबंधित जानकारी दूंगी। एक चीज और याद रखिए, मैंने यहाँ पर आपको गुलेर सम्मिलित इसलिए नहीं किया कि गुलेर और कांगड़ा का एक अच्छा संबंध है, क्योंकि गुलेर से ही कांगड़ा शैली का एक तरीके से देखें तो उद्भव होता है, तो इसलिए मैंने आपको गुलेर शैली यहाँ पर नहीं बताई। अगली वीडियो में आपको गुलेर और कांगड़ा मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो अगर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर पुराने हैं तो कर दीजिएगा लाइक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।